प्यारे विद्यार्थियों, पिछली बार हमने आपको ऑनलाइन क्लासेस में नवनिर्माण कविता के बारे में पढ़ाया था। आज हम निराला भाई के बारे में महादेवी वर्मा द्वारा लिखे गए अपने लेख में जो उन्होंने उनके बारे में लिखा है, उनका वर्णन किया है, उसे हम पढ़ेंगे और जानेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी फक्कड़ और मनमौजी कवि थे। गरीबी उनका बहुत दूर तक पीछा की, लेकिन वो साधारण जीवन शैली और सादगी में जीने वाले, परोपकारी, दूसरों के मदद के लिए दौड़ पड़ना उनकी जो खास विशेषता थी, उससे प्रभावित होकर महादेवी वर्मा ने जो कुछ उनकी यादें थीं अपने इस संस्मरण में उन्होंने लिखा है, उसे आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। लेसन नंबर 2, पेज नंबर 6, निराला भाई, लेखिका महादेवी वर्मा। यहाँ पर एक कवयित्री और लेखिका दूसरे अपने कवि भाई के बारे में जानकारी दे रहे हैं और उनके साथ कुछ बिताए हुए पल उसको यहाँ साझा कर रहे हैं। एक समय था जब इन कवियों के काल में, जैसे आप देखेंगे यहाँ लेखक परिचय में, तो महादेवी जी का जन्म जो है 26 मार्च 1907 को हुआ था। उस समय देश गुलाम था, बहुत तकलीफ़ें थी, कठिनाई थी, लेकिन इलाहाबाद जो है कवि और साहित्यकारों की धरती के नाम से जाना जाता था और अधिकतर अच्छे से अच्छे कवि जो है वहाँ ज़रूर एक बार जाते थे, क्योंकि वहाँ महान कवियों की जन्मभूमि, चाहे जयशंकर प्रसाद हों, निराला हों, महादेवी वर्मा हों, ये इलाहाबाद में ही रहा करते थे और वहाँ जो है रह करके एक दूसरे से मिलजुल करके साहित्य में अपना योगदान दिया करते थे। तो उसमें निराला जी जो है बहुत फकड़ी स्वभाव के थे, सामान्य रफ टफ लाइफ जीने वाले, सामान्य ज़िंदगी जीने वाले, सादगी से भरे हुए, आर्थिक रूप से तंगहाली भी थी, घर से बड़ी गरीबी थी उनके और असमय में कुछ घर वालों का निधन भी हो गया, जिससे वो असामान्य ज़िंदगी जीने लगे। हफ्तों हफ्तों उनके कपड़े साफ नहीं होते थे, कैसा भी दौर चला, और वस्त्र के नाम पर 1-2 वस्त्र हुआ करते थे, लेकिन सादगी और विचारधारा इतनी उच्च थी कि कोई भी व्यक्ति अगर एक बार उनसे मिलता तो ज़रूर प्रभावित हो जाता था। और महादेवी वर्मा उन्हें बहुत सम्मान देती थी, क्योंकि निराला जी की योग्यता थी ही कुछ ऐसी। तो हम यहाँ देखेंगे पाठ परिचय, ऊपर जो है बॉक्स के अंदर देखेंगे पाठ परिचय। इस पाठ में हमें पढ़ना क्या है? निराला जी के बारे में पढ़ना है और बताने की कोशिश किसने की है? लेखिका महादेवी वर्मा ने। हिंदी साहित्य में कवि निराला छायावादी कवि थे, बड़े ही क्रांतिकारी विचार थे, जैसा कि उस समय देश में आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और कवियों की भूमिका, साहित्यकारों की भूमिका बढ़ चढ़ के थी। ये बंदूक और तलवारें तो नहीं चला सकते थे, लेकिन इन्होंने अपने कलम को ही बंदूक और तलवार के जैसा इस्तेमाल किया, जिससे कि जनता में एक जागरूकता फैलाई जा सके। लेकिन यहाँ पर ये आप देखेंगे लिखा है कि आजीवन फक्कड़ बने रहे, पूरी ज़िंदगी ये फ़कीरों जैसी ज़िंदगी जिए, निर्धनता में जीवन पथ पर चलते हुए दूसरों के आर्थिक दुखों का बोझ भी स्वयं ढोते थे। खुद गरीब थे, लेकिन जो भी कुछ उन्हें मिलता था वो और गरीबों की सहायता में लगा देते थे। इसलिए कभी भी उनके पास स्वयं के लिए पैसे नहीं बच पाते थे। उन्होंने परिवार के सदस्यों का वियोग भी सहा और उसे काव्य में उतारा, अर्थात अपनी पीड़ा को अपनी कविता में उतारा। आतिथ्य करने में उनका अपनापन देखने ही बनता था। जब कोई उनके घर पे आ जाता था तो मेहमान नवाजी उनकी देखते ही बनती थी, पूरे दिल खोल करके उनका स्वागत करते थे।
अपने समकालीन रचनाकारों के प्रति उनकी चिंता, उनकी संवेदना को रेखांकित करती है ये कहानी। उनका व्यक्तित्व तो लोहे के समान दृढ़ था। उनका जो व्यक्तित्व था, व्यक्तित्व कहते हैं व्यक्ति के भीतर की ईमानदारी, कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य पारायणता, और दिल उतना ही पानी की तरह सरल था। शरीर लोहे के जैसा और आदर्शवादी, लेकिन हृदय उतना ही कोमल और तरल था। वे मानवता के पुजारी थे। मनुष्यता और मानवता के पुजारी का तात्पर्य यह है कि उनमें मानवता कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनके भीतर ये मानवता के जो गुण थे वही लेखिका यहाँ इस पाठ में आपको बताने का प्रयास कर रही हैं। अब हम यहाँ एक एक पैराग्राफ पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे। एक युग बीत जाने पर भी मेरी स्मृति से एक घटा भरी अश्रुमुखी सावनी पूर्णिमा की रेखाएं नहीं मिट सकीं। उन रेखाओं के उजले रंग न जाने किस व्यथा से गीले हैं कि अब तक सूख भी नहीं पाए, उड़ना तो दूर की बात है। वो बता रही हैं कि जब वो यादें, उस समय की यादें उनके मन में ताज़ा हो जाती थी जो निराला जी के साथ उन्होंने बिताई, तो उनकी आंखें गीली हो जाती थी और वह दुख से भर उठती थी। एक घटना की बात बताते हुए वो कह रही हैं, उस दिन मैं बिना कुछ सोचे हुए ही भाई निराला जी से पूछ बैठी थी, आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? अवश्य ही उस समय मेरे सामने उनकी बंधन शून्य कलाई और पीले कच्चे सूत की ढेरों राखियां लेकर घूमने वाले यजमान खोजियों का चित्र था, पर अपने प्रश्न के उत्तर ने मुझे क्षण भर के लिए चौंका दिया। ये बता रहे हैं कि एक समय रक्षाबंधन का दिन था। अचानक ये निराला जी महादेवी वर्मा के घर पहुँचे, और आप जैसा कि जानते हैं कि रक्षाबंधन के समय हाथों में, कलाई में धागे और सूत्र बांधे जाते हैं, और एक एक व्यक्ति के हाथों में कई कई धागे सूत्र दिखाई पड़ते हैं, और कुछ लोग ये सूत्र लेकर घूमते हुए भी दिखते हैं लोगों को बांधने के लिए। लेकिन ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके हाथों में रक्षा का एक भी सूत्र नहीं बंधा था। अचानक महादेवी वर्मा की निगाह पड़ी और उन्होंने कहा कि क्या आपको किसी ने राखी नहीं बांधी? तो इस पर निराला जी कहते हैं, कौन बहन हम जैसे भुक्खड़ को भावी बनावेगी? अर्थात कौन बहन ऐसी होगी जो इस गरीब व्यक्ति को अपना भाई बनाने के लिए तैयार होगी? क्योंकि एक रिवाज भी है कि रक्षाबंधन के समय जब हाथों में राखियां बांधी जाती हैं तो भाई बहन को कुछ उपहार देता था। ये रिवाज है, ये प्रथा है। भाई बहन का त्यौहार होता है और रक्षाबंधन के दिन भाई अधिक से अधिक उपहार किसी न किसी रूप में, वस्त्र के रूप में, धन के रूप में अपनी बहन को देता है। कौन बहन हम जैसे भुक्कड़ भाई को भुक्कड़ को भाई बनावेगी? यह एक अजीब सी बात थी। मैं उत्तर देने वाले की एकाकी जीवन की व्यथा थी या चुनौती, यह कहना कठिन है। महादेवी जी कह रही हैं कि शायद यह अकेलापन उनके जीवन की कहानी थी या पीड़ा थी, मैं इसको ठीक से नहीं कह पाती, पर जान पड़ता है कि किसी अव्यक्त चुनौती के आभास ने मुझे उस हाथ के अभिषेक की प्रेरणा दी जिसने दिव्य वर्ण गंध मधु वाले गीत सुमनों से भारती की अर्चना भी की थी, और बर्तन मांजने, पानी भरने जैसी कठिन श्रम साधना से उत्पन्न स्वेद बिंदियों से मिट्टी का श्रृंगार भी किया था। निराला जी के बारे में कहा जाता है कि ये ज़मीन से जुड़े हुए कवि थे। इन्होंने मिट्टी की खुशबू और मिट्टी की गंध की और किसानों की भूमिका की भूरी भूरी प्रशंसा की है, और इनकी इन रचनाओं को उन्होंने यहाँ बताने की कोशिश की है कि जिनकी रचनाओं के पढ़ने मात्र से लाखों लाखों व्यक्तियों के हृदय में खुशबू सी फैल जाती है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के जीवन में रंग भर सकता है, आज उसके जीवन में ऐसा समय है कि इस रक्षाबंधन के दिन वो बेरंग हो चुका है, उसके जीवन में कोई रंग नहीं है। दिन रात के पगों से वर्षों की सीमा पार करने वाले अतीत ने आग के अक्षरों में आंसू के रंग भर भर कर ऐसी अनेक चित्रकथाएं आंक डाली हैं
जितनी इस महान कवि और असाधारण मानव के जीवन की मार्मिक झांकी मिल सकती है, पर उन सबको संभाल सके ऐसा यह चित्राधार पा लेना सहज नहीं है। फिर वही बात वो कहती हैं कि जिस सीमा में बंध करके न रहने वाला व्यक्ति रात दिन अपने जीवन को संघर्षों से जोड़ करके एक एक दिन बिताने वाला व्यक्ति, अपने आंसुओं की स्याही से अपने कलंक को अक्षरों में उतारने वाला यह व्यक्ति न जाने कितनी ऐसी रचनाएं रच डाली जो समाज को हर तरह से लाभप्रद हों, लेकिन इस मार्मिक जीवन पर आज वो असहज हो गई हैं। उनके अस्त व्यस्त जीवन को व्यवस्थित करने असफल प्रयासों का स्मरण मुझे आज भी याद कर मुझे आज भी हंसी आ जाती है। कहते हैं कि उनका जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त था, रफ टफ लाइफ थी, लापरवाह किस्म के थे, अपने लिए खुद के लिए लापरवाह थे। एक घटना याद करके उन्हें